पेज नंबर 6 कैटेगरीज ऑफ कम्युनिकेशन है। मैं वही क्वेश्चंस अभी करा रहा हूँ जिसमें से एमसीक्यू आने के चांसेस है। राइट। अब देखो इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के टाइप से ये इंट्रा पर्सनल का मतलब ये होता है कि हम अपने आप से बात करें। और इसमें मेडिटेशन, मेडिटेशन अपने आप से बात होती है। रिट्रोस्पेक्शन मतलब अपनी गलतियों के बारे में समझना। फिर उसके बाद में सोलिलोकी, कई बार लोग हैं ना अपने आप से बात करते हैं। अपने आप से बात करना इसको क्या बोलेंगे? सोलिलोकी। एंड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, इसमें अपने किसी के साथ में इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं। इसमें टू पार्टीज का होना जरूरी है। मीटिंग, इंटरव्यूज, ट्रेनिंग सेशन। एक्स्ट्रा पर्सनल में क्या आता है? अपने प्लान्स के साथ में बात करें। जो इंसान नहीं है ना वैसी हर चीज या तो जानवरों के साथ में बात करना। तो इसमें रॉबर्ट्स मशीन, खास करके गूगल और एलेक्सा से बात करना, ये जो है ना वो एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन हुआ, आएगा ये एमसीक्यू। फिर ग्रुप कम्युनिकेशन, इसमें कमिटीज के सामने बात करना, टीम के साथ बात करना, फैमिलीज और वर्क टीम के साथ बात करेंगे। मास कम्युनिकेशन, मैगजीन में एडवर्टाइजमेंट देना मास कम्युनिकेशन है। रेडियो पे कमेंट्री देना मास कम्युनिकेशन है। तो ये तुम्हारे टाइप्स के अंदर आता है। फिर देखो यहाँ पे 3 V's ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, पेज नंबर 7 पे एक डायग्राम दिया है। वर्बल, विजुअल और वॉइस लिखा है। उसमें 7% जो है ना, 7% वर्बल है, 55% विजुअल और 38% जो लिखा है वो वॉइस। यानी ये किसने बताया आपको? ये पूछा जाएगा 7, 38 एंड 55 रूल किसने बताया? तो प्रोफेसर मेहराबियन। वर्बल, वोकल एंड विजुअल का कॉम्बिनेशन, ये आपको पूछेंगे। ये कैसे? ऑप्शन को अलग अलग करके 7, 38, 55 वर्बल, वोकल, विजुअल, या फिर 38, 7, 55 वर्बल, वोकल, विजुअल। इस तरह से आपको मैच द फॉलोइंग जैसा पूछे जिसमें से सही आपको उनको आंसर देना है। ऐसा combination and coordination contributes to effective personal interpersonal communication. Compatibility between words, non-verbal cues, behavior and tone reinforces honesty, trust and integrity in personal interactions. यानी पहले क्या बोला है? कंपेटेबिलिटी बिटवीन वर्ड्स, यानी शब्द है एक दूसरे के साथ में मीनिंग बनाने चाहिए। फिर नॉन वर्बल क्यूज का मतलब अपने आवाज ऐसी होनी चाहिए ना कि जिससे सामने वाले को उसमें टोन समझ में आए कि कौन से टोन में बात कर रहा है ये। इसी तरह से एक्सप्रेशन जो चेहरे पे होते हैं वो। फिर बिहेवियर एंड टोन, इससे आपकी ऑनेस्टी पता चलता है, आपकी बातों के अंदर ट्रस्ट करना समझ में आता है, और इंटेग्रिटी। यूजिंग द राइट वर्ड्स टू कन्वे फीलिंग्स, फैक्ट एंड experiences is the key to success interpersonal communication. अब देखो इसमें एग्जांपल बताया गया कि द सूप टेस्ट ओवरवेलमिंग, ये इनकरेक्ट है। ओवरवेलमिंग का मतलब क्या हुआ? वर्डेज गलत है ये। डिलीशियस होना चाहिए खाली, कि जो खाने की चीज है वो डिलीशियस होती है। सक्सेस ओवरवेलमिंग होता है। बहुत ज्यादा सक्सेस को अपने क्या बोलेंगे? ओवरवेलमिंग सक्सेस बोलेंगे। द मेडिसिन इज अफेक्टिव, नहीं इफेक्टिव होता है। इफेक्टिव मेडिसिन आपके हेल्थ को अफेक्ट करती है। राइट, अफेक्ट वर्ब है और वर्ब से ये आपको सेंटेंस के अंदर यूज करना होता है। अब यहाँ पे एक दूसरा है द आर्ट ऑफ आस्किंग क्वेश्चन, एंड उसके बाद में लिखा है होनिंग द आर्ट ऑफ स्मॉल टॉक। इसमें मास्टरिंग बोला जाता है, HONING। होनिंग को क्या बोलेंगे? मास्टरिंग द आर्ट ऑफ स्मॉल टॉक। फिर मैनेजिंग इमोशंस एंड स्ट्रेस, ये 6 चीजें याद रखने की। अब कम्युनिकेशन इन कॉन्टेक्स्ट, मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू के लिए। कम्युनिकेशन इन कॉन्टेक्स्ट, देखिए कॉन्टेक्स्ट इंप्लाइज द सर्कमस्टेंसेस, अंडरलाइन करो, सराउंडिंग अ मैसेज, ये आएगा। जिसमें सेटिंग आता है, स्टेटस ऑफ द पीपल, फोरम, ऑडियंस एंड टाइम और एरा, एंड द एक्सेप्टेड नॉर्म्स। हम यहाँ पे सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट सीखेंगे, फिजिकल कॉन्टेक्स्ट।
इसमें जिस बात को अंडरलाइन करा उन्हें वही याद रखना है तुमको। एवरी कम्युनिकेशन इज लोकेटेड, अंडरलाइन करो, इन अ स्पेसिफिक टाइम एंड प्लेस। यानी ये क्या है कि सेटिंग ऑफ द कन्वर्सेशन, एंड इसमें क्या क्या इंक्लूड किया जाता है उसको अंडरलाइन करो। एक्चुअल लोकेशन, एम्बियंस, एम्बियंस यानी उस वक्त जिस तरह की लाइटिंग है ना उसको एम्बियंस बोला जाता है। नॉइज लेवल, सीजन, द टाइम ऑफ द डे, द क्लाइमेटिक कंडीशन एंड अदर फिजिकल फैक्टर्स, जिसमें आता है डिस्टेंस एंड अदर रिलेटेड फैक्टर्स। जैसे यहाँ लिखा है कि कोई इंसान जब स्ट्राइक के अंदर होता है तब बात अलग करेगा, जब स्ट्राइक में बात करेगा तो कुछ अलग तरीके से बात करेगा, चिल्लाएगा वो। लेकिन वही इंसान जब ऑफिस के बंद कमरे के अंदर यही चीज के बारे में डिस्कशन करने के लिए अपने बॉस के साथ में बैठेगा तो आवाज कम कर देगा, क्योंकि वहां चिल्लाने की जरूरत नहीं है, उसको एग्रेशन दिखाने की वहां जरूरत नहीं है। तो ये फिजिकल कॉन्टेक्स्ट हुआ तुम्हारा, किस तरह का सराउंडिंग है वो। फिर टेम्पोरल कॉन्टेक्स्ट, इसमें अंडरलाइन करो, लास्ट लाइन, लास्ट वर्ड लिखा है ऑन पास्ट एक्सपीरियंसेस। तो टेम्पोरल में आता है बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंसेस। ये कॉन्टेक्स्ट में is related to, underline करो, to the expectation of the speaker and the audience in communicative situations that happen regularly or have happened in the recent past। जैसे कि मैनेजर मंथली, 6 मंथली या तो एनुअल प्रेजेंटेशन जब भी रिपोर्ट का करेगा ना, तो उसको पता है कि उसकी रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह क्या है। यानी यहाँ पे आप क्या देखते हो कि पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से अपना नया कम्युनिकेशन फ्रेम करते हो। फिर साइकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट है, साइकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में अंडरलाइन करो मूड एंड इमोशंस ऑफ द कम्युनिकेटर्स, द स्पीकर एज वेल एज द ऑडियंस दोनों, which includes impact of the feelings and emotions of the receiver sender in both verbal and non-verbal communication। किस तरह का, जैसे बात समझो कि 2 दिन का वर्कशॉप हो ने, तो पहले दिन बड़े जोश के साथ में लोग ज्वाइन हो गए, लेकिन दूसरे दिन शाम को है ने उनको ऐसा लगा कि कब ये खत्म हो जाए, समझे। तो ये साइकोलॉजिकल हो गया कि एक ही चीज के बारे में बार बार अगर सुनते रहेंगे ना तो साइकोलॉजिकली अपने बोर हो जाते हैं। किसी को अपनी बीमारी के बारे में एक बार बताओ तो सिंपैथी मिलेगी, दूसरी बार बताओ ने तो भी थोड़ी बहुत सिंपैथी, लेकिन बार बार किसी बीमारी के बारे में बताया करें ने तो इसके बाद में वो इंसान समझ जाएगा ये सामने आया ना वो बीमारी लेके जाएगा। ना सोशल रिलेशनशिप कॉन्टेक्स्ट, देखो सोशल कॉन्टेक्स्ट में क्या आता है, इसमें एक्सपेक्टेशन ऑफ सेंडर विद द रिसीवर एंड वाइस वर्सा बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप दे शेयर विद ईच अदर। यानी मतलब अगर आप फैमिली मेंबर से बात करोगे अलग तरीके से बात करोगे, ऑफिस में अपने कलीग से बात करोगे अलग तरीके से, ये आएगा तुम्हारा सोशल या तो रिलेशनशिप कॉन्टेक्स्ट के अंदर एग्जांपल में, राइट। तो यहाँ पे हम जब भी कम्युनिकेट करते हैं ना तो हायरार्कियल पोजीशन को देखते हैं कि हम कौन सी पोजीशन में हैं। यानी हम ये देखते हैं कि हमने कौन से हायरार्की का मतलब क्या, हम कौन से लेवल पे हैं वो अपने देखते हैं। अगर हम अपर लेवल पे जिससे बात कर रहे हैं तो हमें ऑथोरिटी से बात करेंगे, लेकिन अगर हम किसी के हाथ के नीचे काम करते हैं तो हम सबॉर्डिनेशन के लेवल के ऊपर बात करेंगे। नाउ कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, कल्चर का मतलब बिलीफ सिस्टम, वैल्यू, एथिक्स, अंडरलाइन करो। हम यहाँ पे जैसे बात करते हैं उससे बहुत अलग तरीके से हमको बात करनी पड़ेगी यूएसए के अंदर। यहाँ पे लिखा गया है कि अगर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया के अंदर जो मेंबर्स अंदर अंदर बात करते हैं ना उसके स्टाइल अलग है, लेकिन अगर वही इंसान अगर यूएस में जाएगा तो उनकी स्टाइल बदल जाएगी। इसमें दो चीजें लिखी गई है, देखो, एक एथनोसेंट्रिज्म, पेज नंबर 10 पे थर्ड लाइन में लिखा है एथनोसेंट्रिज्म, यानी मैं अपने कल्चर को बेस्ट मानता हूँ, बाकी सारे कल्चर को नीचा देखता हूँ, ये एथनोसेंट्रिज्म हुआ। और दूसरा पैरोकियलिज्म है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि मैं अपने सराउंडिंग को सबसे बेस्ट मानता हूँ, अपने संस्कृति को सबसे बेस्ट मानता हूँ, राइट, मैं बाकी सबको नीचा दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये बैरियर की तरफ से आते हैं। फिर आता है उसके बाद में जेंडर कंटेक्स्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए एमसीक्यू में। देखो पहले दो तीन चीजें याद रखो, जनरलाइजिंग यूज, जेंडर बायस यूज और जेंडर न्यूट्रल यूज। तीन चीजें कैसे होती है, हम देखते हैं कि न जेंडर में हमेशा है न मेस्क्यूलाइन यूज किया जाता है, जैसे अपने स्पोर्ट्स मैन बोलते हैं, बराबर, चेयरमैन बोलते हैं, चेयरमैन बोलेंगे, और
दूसरा क्या, उसके अंदर पुलिसमैन, फायरमैन, सब में मैन बोला जाता है। लेकिन अगर मैं जेंडर न्यूट्रल यूज करूंगा ने, तो किस तरह से बात करूंगा, चेयर पर्सन बोलूंगा, चेयरमैन नहीं बोलूंगा, पुलिसमैन नहीं, पुलिस ऑफिसर बोलूंगा, फायरमैन नहीं, फायर ऑफिसर बोलूंगा, जिसमें ये जेंडर न्यूट्रल हो जाता है। इसी तरह से हम यहाँ पे ऐसा बोले, मोस्ट कॉमन जो होता है ने, उसमें गलती क्या होती है कि एनी वन कैन अप्लाई फॉर द जॉब बट ही शुड बी 18 ईयर्स। तो अगर मैं ही लिखता हूं तो मैं जेंडर बायस्ड हूँ। लेकिन अगर एनी वन कैन अप्लाई फॉर द जॉब बट दे नीड टू बी, दे लिखूं अगर, दे नीड टू बी 18 ईयर्स ऑफ एज, तो ये क्या हो गया, तो मेरा जेंडर न्यूट्रल अप्रोच हो गया। इसी तरह से एक सबसे ज्यादा प्रॉब्लम अपने यहाँ तो नहीं है, लेकिन इंग्लिश कल्चर में ऐसा है कि अगर न्यू बॉर्न बेबी बॉय है तो उसको है ब्लू कलर के, यानी ब्लू से रैप किया जाता है। लेकिन अगर वो गर्ल है ना तो उसको पिंक से रैप किया जाता है। ये यहाँ से पिंक कलर आता है। ओके, अपने यहाँ तो है ना बोलने का तरीका भी अलग है, बाबू आया ना बाबी आई, बेबी, बाबो बेबी बोलते हैं ना अपने, जन्म होता है तो। ये जेंडर न्यूट्रलिटी और जेंडर इक्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोफेशनल और सोशल स्पेसिस के अंदर, क्योंकि है ना, अब ये सब चीजें इसीलिए तो देखो, बैट्समैन नहीं बोलते, अब बैटर बोलते हैं क्रिकेट में भी, बराबर नहीं, उसको बैट्समैन नहीं बोलेंगे, अब क्या बोलेंगे, बैटर बोलते हैं, क्योंकि दोनों बैट्समैन भी है और बैट्स वुमन भी है, तो इसलिए कैसे बोलेंगे, तो बैटर बोलते हैं, कॉमन जनरल कर दिया उसको ऐसा। लैंग्वेज कॉन्टेक्स्ट, लैंग्वेज कॉन्टेक्स्ट यानी लैंग्वेज क्या है, तो लैंग्वेज एक सिस्टम है, अंडरलाइन करो पहली लाइन, लैंग्वेज कैन बी अंडरस्टूड एज एन ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम ऑफ सिंबल्स एंड अ मीनिंगफुल अरेंजमेंट ऑफ स्पीच साउंड्स यूज्ड फॉर क्रिएटिंग एंड ट्रांसमिटिंग मीनिंग। और इसमें नाम याद रखना है, जेम्स ब्रैडेक, उसने लैंग्वेज को डिफाइन किया है, कम्युनिकेटिव एजेंसी जो फ्लेक्सिबल है और नए नए पर्पज से, देखो रूटीन में भी लैंग्वेज काम करती चलती है, देखो रूटीन बातें करने में भी लैंग्वेज काम करती है, और कोई नया एक्सपेरिमेंट करने के लिए भी लैंग्वेज काम करती है। लैंग्वेज बनानी भी पड़ती है और लैंग्वेज जो है उसको एक्सेप्ट भी किया जाता है, दोनों बातें लैंग्वेज के अंदर होती है, ये कॉमन चीज है लैंग्वेज। तो ये किसने बताया, ये जेम्स ब्रैडेक ने बताया, ये आएगा एमसीक्यू में, ध्यान देना। और लैंग्वेज है ना, उसमें इंग्लिश आज लिंग्विस्टिक पीक यानी टॉप पे है, भाषाओं में सबसे टॉप पे आज इंग्लिश को माना जाता है, क्योंकि इंग्लिश के अंदर अब एक्सपांशन हो रहा है, इंग्लिश खुद भी ग्रो होती है हर साल, ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी के अंदर नए नए वर्ड्स ऐड होते हैं जो अपने कॉमनली यूज करना शुरू करते हैं, चाहे इंडिया के वर्ड्स उसके अंदर आ जाए, जैसे रोटी इंडियन वर्ड है, लेकिन ब्रिटिश डिक्शनरी के अंदर वो आपको मिलेगा। गुरु इंडियन वर्ड है, लेकिन उसके बावजूद भी उसको गुरु हर चीज में माना जाता है, बोला जाता है ऐसा, राइट। ऐसे ही वरंडा, VERANDAH, जो वरंडा है ना, वो यूज किया जाता है इंडिया में वरंडा, लेकिन उसको इंग्लिश में भी यूज करते हैं कंपाउंड के लिए। तो देखो, इंक्लूसिव याद रखो, इंग्लिश कोई भी लैंग्वेज है ना, हमेशा इंक्लूसिव होती है, उसमें नई नई चीजों को अपने ने समाना शुरू करते हैं, जिसमें जार्गन्स आते हैं नए। देखो जार्गन्स का मतलब क्या, जो अपने टेक्निकल लैंग्वेज को अपने प्रोफेशन में यूज करते हैं ना, उसको जार्गन बोलते हैं। क्या, अपने लैंग्वेज को यूज करना टेक्निकली, वो भी अपने प्रोफेशन में, जैसे अकाउंटेंट अगर होगा ने तो वो टैली यूज करेगा, बराबर, उसके बाद में लेजर वर्ड को यूज करेगा, ये सब उनकी खाली प्रोफेशन के अंदर यूज किए जाने वाले वर्ड्स है। वैसे ही ऑपरेशन थिएटर यूज किया जाता है, यानी ओटी यूज किया जाता है, ओपीडी यूज किया जाता है, ये कब डॉक्टर जब मिलेंगे तब बात करेंगे। तो जार्गन्स अपने अपने प्रोफेशन में होते हैं। स्लैंग यानी कुछ खराब लैंग्वेज जो बोली जाती है, खास करके इसको गालियां बोलते हैं अपने, टेक्नोलॉजीज टॉयज एंड फूड्स एंड गैजेट्स, वो प्रेजेंट डिजिटल लाइफ एज के अंदर सब ऐड होते जाते हैं। अब इंग्लिश जो है ना, वो पहले जर्मनिक, पहली लाइन पेज नंबर 11 पे अंदर लाइन करो, ऑब्सक्योर जर्मनिक डायलेक्ट था वो, यानी पहले ने जर्मन ट्राइब ने यानी आदिवासी लोगों ने इस लैंग्वेज को शुरू किया था। उसके बाद में आज 350 से 400 मिलियन लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश को नेटिवली यूज करते हैं, यानी अपनी मेन मदर टंग की तरह से यूज करते हैं, यानी समझ लो
35 to 40 करोड़ पीपल, उनकी बेसिक लैंग्वेज इंग्लिश है, यानी वो इंग्लिश के अंदर बोलना सीखते हैं। लेकिन इंग्लिश को अगर और ज्यादा एक्सपांड करने की बात करें तो उसके बारे में, इंग्लिश तो इंग्लिश इसका नाम का पैराग्राफ है, उसमें आप देखो 6th या तो 7th लाइन के अंदर एक नाम आता है, इंडियन लिंग्विस्ट ब्रज कचरू, वो नाम आता है। उसने सबसे पहली बार ये वर्ड को कोइन किया, जिसका नाम क्या है, वर्ड इंग्लिश, वर्ल्ड इंग्लिश। और वर्ल्ड इंग्लिश में उसने 3 सर्कल थियरी बताई, ये आएगा एमसीक्यू में 1988 के अंदर। उसके 3 सर्कल है, एक इनर सर्कल यानी जिनकी मेन लैंग्वेज इंग्लिश है। दूसरे जो है वो आउटर सर्कल में उसकी लैंग्वेज सेकंड लैंग्वेज कौन सी है, इंग्लिश है। सेकंड लैंग्वेज यानी पहली तो अपनी लैंग्वेज बोलते हैं और दूसरी इंग्लिश बोलना जानते हैं। और जो एक्सपांडिंग सर्कल है ना, उसमें तीसरी चौथी लैंग्वेज जिसको बोलते हैं, बराबर, जैसे इंडिया में अपने गुजराती बोलते हैं अपनी नेटिव लैंग्वेज, बराबर। और उसके बाद में हिंदी जो है वो अपनी सेकंड लैंग्वेज, लेकिन इंग्लिश जो है वो थर्ड लैंग्वेज बन जाती है। बट आपको जान के यकीन नहीं होगा, इंडिया में अपने रहते हैं लेकिन फिर भी कोर्ट की लैंग्वेज इंग्लिश है। कोर्ट की लैंग्वेज आज भी क्या है, इंग्लिश है। सुप्रीम कोर्ट में इंग्लिश सबसे बड़ी लैंग्वेज बोली जाती है, यानी सबसे ज्यादा वही बोला जाता है। आपको अगर इंग्लिश ना आए ने तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर आप दलील भी नहीं कर सकते, वहां की सेकंड लैंग्वेज है हिंदी, पर फर्स्ट लैंग्वेज तो कौन सी मानी गई है, इंग्लिश मानी गई है। तो यहाँ पे इंग्लिश में वीनेस आता है, तो इसलिए इंग्लिश के अंदर अलग अलग चीजें ना बदलती जाती है। तो अब तुम्हारा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है कि इंग्लिश अलग अलग कौन कौन सी। तो इसमें पहले ब्रिटिश इंग्लिश है, उसके बाद में अमेरिकन इंग्लिश, उसके बाद में ऑस्ट्रेलियन और अफ्रीकन इंग्लिश, लास्ट में आता है अपनी इंडियन इंडियन इंग्लिश भी है। मैं बता रहा हूँ, ये मैं अपने क्या किया था स्टार्टिंग में, राइट। तो मैं इसमें सिर्फ आपको समरी इसकी बता रहा हूँ। इसमें आपको प्रोनाउंसिएशन में ये देखना है कि प्रोनाउंसिएशन कहाँ बदलता है। तो अमेरिकन लोग जो है ना आर को पूरा बोलेंगे, कार पूरी बोलेंगे, लेकिन जो ब्रिटिश लोग है ना वो इसमें आर को है प्रोनाउंस नहीं करेंगे, सिर्फ ये लोग का बन आर खा गए। उसी तरह से हर जगह पे जहां जहां पे फादर, इसमें फादर अपने भी रेगुलरली आर बोलते हैं, लेकिन ब्रिटिश लोग नहीं बोलते हैं। इसीलिए ब्रिटिश सीरीज अगर आप देखते हो तो उसको समझना बहुत मुश्किल होता है, उसमें सबटाइटल चाहिए। लेकिन अमेरिकन कोई स्टार होगा ना तो उसको देखना आसान है। जैसे सोफी टर्नर जब बोलती थी ने गेम ऑफ थ्रोन्स के अंदर, तो समझ में नहीं आता था, क्योंकि वो प्योर ब्रिटिश ओरिजिन की है। इसलिए वो जो भी बोलती है ना वो अपनी समझ से बाहर हो जाता है, क्योंकि वो आर का प्रोनाउंसिएशन नहीं होता। इसी तरह से कई सारे वर्ड्स हैं ऐसा बोलते हैं ना वो लोग के कुछ सिलेबल वो खा जाते हैं, जैसे कि। तो ब्रिटेन की लैंग्वेज बहुत स्पेसिफिकली अलग है। यहाँ पे ये पूछा जाएगा आपको, ब्रिटिश स्पीकर सीम टू लीव आउट द सिलेबल इन वर्ड्स लाइक सेक्रेटरी, अपने सेक्रेटरी बोलते वो लोग सेक्रेटरी बोलेंगे, बोलने में वो ये फर्क है। इसी तरह से ब्रिटेन में बोलेंगे जेब्रा, लेकिन अमेरिकन जीब्रा बोलेंगे उसको। ब्रिटिशर्स बोलेंगे शेड्यूल, अमेरिकन बोलेंगे स्केड्यूल। वोकेबुलरी में कौन का मतलब, ब्रिटेन के अंदर जनरल कोई भी अनाज होता है, लेकिन अमेरिका के अंदर कौन का, हाँ कौन का मतलब सिर्फ और सिर्फ मकई जिसको बोलते हैं ना वही होता है। पोंड ब्रिटेन के अंदर आर्टिफिशियल होता है, लेकिन अमेरिका के अंदर नेचुरली अकरिंग। उसी तरह से ब्रिटेन में केमिस्ट बोला जाता है, अमेरिका के अंदर ड्रग स्टोर बोला जाता है। ये आएगा एमसीक्यू में। स्पेलिंग में ओ आर अमेरिका के अंदर बोलते हैं, ब्रिटिश के अंदर OUR, जैसे ऑनर में HONOR अमेरिका में बोला जाएगा, लेकिन HONOUR ब्रिटेन में बोला जाएगा। ये लैंग्वेज आप डिक्शनरी की सिलेक्ट करते हो ना कंप्यूटर के अंदर, तो टाइप करने के टाइम पे अगर अमेरिकन लैंग्वेज, अगर आपने अमेरिकन इंग्लिश को सिलेक्ट किया हो ना, तो नीचे HONOUR लिखोगे तो रेड लाइन आएगी, क्योंकि वो लोग HONOR लिखते हैं सेम कलर में। तो अभी भी सोनी जो भी टीवी अपने परचेस करते हैं, अगर वो कोई भी जगह से आएगा तो कलर टीवी का स्पेलिंग वो लोग COLOR लिखते हैं सेम। यहाँ पे सेंटर CENTER लिखा जाता है अमेरिका में, लेकिन ब्रिटेन में CENTRE। फिर अमेरिका के अंदर डिफेंस में ऐसी लिखते हैं, लाइसेंस में ऐसी लिखते हैं, लेकिन ब्रिटिश ब्रिटिश में CE लिखते हैं दोनों जगह पे। अमेरिकन इंग्लिश में अपने चेक लिखते हैं, चेक बोलेंगे, मास्क बोलेंगे, लेकिन
ब्रिटिश इंग्लिश के अंदर चेक को CHEQUE बोला जाता है और मास्क को MASQUE बोला जाता है, क्योंकि ये मास्केट उसका शॉर्ट फॉर्म है। ब्रिटिश में रिवर कैसे लिखेंगे? रिवर थेम्स। लेकिन अपने बात करें अमेरिका में तो हडसन रिवर, इस तरह से रिवर पीछे आता है, ब्रिटेन में आगे लिखेंगे उसको। फिर ग्रामर की बात करें तो ग्रामर में याद रखो, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, टीम इज बोलते हैं अमेरिका में, ब्रिटेन में टीम आर बोलते हैं। टीम को सिंगुलर मानते हैं अमेरिकन, लेकिन ब्रिटेन के अंदर इसको प्लूरल मानते हैं। गवर्नमेंट इज होता है अमेरिका में, ब्रिटेन में गवर्नमेंट आर होता है। ब्रिटिश में इन हॉस्पिटल, लेकिन अमेरिकन क्या बोलते हैं? इन द हॉस्पिटल। इसी तरह से डोर, इसमें आर को प्रोनाउंस करते हैं कौन? अफ्रीकन अमेरिकन इंग्लिश के अंदर आर को है ने ये लोग प्रोनाउंस नहीं करते, लेकिन डोर को ये लोग क्या बोलेंगे? डोर। और पुअर को खाली पुअर, आर तो खा जाते हैं वो लोग। दिस और दैट, उसको दिस दैट द बोला जाता है, ध नहीं बोला जाता। और इसी तरह से अपने वॉकड पूरा बोलेंगे, डी सामने वालों को सुनाई दे ऐसे, लेकिन ये लोग खाली वॉकत बोलेंगे। अपने को समझ लेना है ये पास में के प्रेजेंट में। ये जो टू बी है उसको ही हैप्पी शी डॉक्टर, जबकि टू बी को सेंटेंस में ही बी सिक इस तरह से यूज करते हैं, बट दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस, ये जाने दो। अब यूनिक फीचर्स ऑफ ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश। ऑस्ट्रेलिया के इंग्लिश के अंदर SE की जगह ZE लिखा जाता है। एक्चुअली ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश के अंदर यू रिटेन होता है, यानी कलर में COLOUR लिखा जाएगा। आइज एंडिंग अनलाइक द अमेरिकन IZE, ये लोग रियलाइज में SE लिखेंगे। कौन? अफ्रीकन, सॉरी ऑस्ट्रेलियन SE लिखेंगे, जबकि अमेरिकन ZE लिखेंगे। इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन Z लिखते हैं, राइट? कौन? अमेरिकन, लेकिन ऑस्ट्रेलियन ऑर्गेनाइजेशन में S लिखेंगे। नाउ ये लोग 1100 बोलते हैं। Australians speak numbers like 1100 rather than 1100. And Australian English shares similarly with British English in saying the football team has scored goal. टीम ने गोल स्कोर किया तो इसके लिए हैज लिखा जाता है, लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश में क्या लिखते हैं? द फुटबॉल टीम हैव स्कोर्ड अ गोल। ये आएगा MCQ में। अब प्रोनाउंसिएशन में है ना, ये तो जाने दो। नाइट को ये लोग नाइट बोलते हैं और लाइक को लॉइक। कैट को है ना H बोल के कैट, HB प्रोनाउंस होता है। और ING हो ना, उसमें अपने ING देखते नहीं है। जंपिंग जी होता है, जंपिंग ग नहीं बोलेंगे लास्ट में, जंपिंग। अब वोकेबुलरी में देखो, ऑस्ट्रेलियन यूज द वर्ड आउटबैक, अपने ओवर देयर बोलेंगे, ये लोग क्या बोलेंगे? आउटबैक बोलेंगे। और द वर्ड बारबी, बारबेक्यू के लिए यूज किया जाता है। एल्यूमिनियम को कैसे बोलेंगे? एल्यूमिनम। और मोबाइल फोन को, सेल फोन को मोबाइल फोन बोलेंगे, एल्यूमिनियम को एल्यूमिनियम बोलेंगे, पूरा बोलेंगे ऑस्ट्रेलियन। ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश में एंटी क्लॉकवाइज यूज किया जाता है, लेकिन अमेरिकन क्या बोलेंगे? काउंटर क्लॉकवाइज बोलेंगे। और पेट्रोल बोलते हैं ऑस्ट्रेलियन लोग, और अमेरिकन गैसोलीन या तो गैस बोलते हैं खाली। इन ऑस्ट्रेलिया द कवर ऑफ द फ्रंट ऑफ द कार, इसको बोनेट बोला जाता है, रादर देन अ हुड। हुड कौन बोलता है? अमेरिकन। एन ऑस्ट्रेलियन विल सिंपली से हॉलीडे, वेकेशन नहीं, ये MCQ में आएगा। अब ये जो दोनों बॉक्सेस है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोड कोड स्विचिंग एंड कोड मिक्सिंग। कोड मिक्सिंग में क्या आता है? दो वर्ड अपने ने अलग अलग लैंग्वेज के मिक्स कर देंगे। जैसे मैं टायर्ड हूं, तो मैं और हूं हिंदी का, टायर्ड इंग्लिश का, ये कोड मिक्सिंग है। ये MCQ में आएगा, 100% श्योर है ये मुझे, कि ये दो जो है ना वो आएंगे। फिर कोड स्विचिंग की बात करो, कोड स्विचिंग में क्या आता है? पूरी एक लैंग्वेज में बोलेंगे इंग्लिश में, फिर दूसरा वही सेंटेंस हिंदी में बोलेंगे। यानी वाई डोंट यू कम टूमोरो, कल आ जाओ, पहले ऐसे लिखेंगे इंग्लिश में, लेकिन उसी को वापिस हिंदी में भी बोलेंगे। ये कोड स्विचिंग, स्विच में लैंग्वेज को पूरा चेंज करेंगे, जबकि
मिक्सिंग में एक वर्ड खाली उसके अंदर ऐड कर देंगे। अब बटलर इंग्लिश देखो, बटलर इंग्लिश यानी किचन इंग्लिश, ये क्यों डेवलप हुई थी वो भी आपको बताऊं कि उस वक्त ने जो किचन में काम करने वाले लोग थे ना वो इंडियंस थे। अब उन लोगों को अपने मास्टर यानी अपने जो मालिक है उनके ऑर्डर सुनने पड़ते थे। पर ये सुने ने तो इंग्लिश में सुनते थे जरूर, लेकिन वो इंग्लिश को बोल नहीं पाते थे, समझ पाते थे। तो जब बोले ने तो इस तरह से टूटी फूटी इंग्लिश बोलते हैं, जैसे यहाँ लिखी थी, 1 - कॉल फॉर कम इंडिया, इंडिया इंग्लैंड, आई से नॉट कमिंग, यानी उसने मुझे इंडिया से इंग्लैंड बुलाया, मैंने बोल दिया कि मैं नहीं आऊंगा। दैट मास्टर वेरी लाइकिंग मी, वो मास्टर है ने मुझे पसंद करता है। आई नॉट कम, दैट इज लाइक फॉर इंडिया, दैट हॉट एंड कोल्ड, दैट इंग्लैंड फॉर वेरी कोल्ड। समझे ना, ये टूटी फूटी इंग्लिश जिसको बोलते हैं उसको बटलर इंग्लिश बोलेंगे। अब इंडियन इंग्लिश आता है लास्ट से, देखो, यूज ऑफ कैन यू ड्रॉप मी, उसकी जगह पे क्या बोलते हैं अपने, कैन यू ड्रॉप मी, वी विल ड्रॉप हर फर्स्ट। एक्चुअली है ना, इसमें ड्रॉप ऑफ होना चाहिए, लेकिन हम यूज करते हैं खाली ड्रॉप। फिर आउट ऑफ स्टेशन का मतलब होता है आउट ऑफ टाउन। फिर टेल मी, तो हाउ कैन आई हेल्प यू, अपने फोन पे या तो किसी भी बात करते हैं ना, तो हाउ कैन आई हेल्प यू, कोई प्रॉब्लम है, टेल मी, हाउ कैन आई हेल्प यू नहीं बोलेंगे, टेल मी बोलेंगे खाली ऐसा। ऑर्डर फॉर फूड, एक्चुअली ऑर्डर फूड होता है, ऑर्डर फोर नहीं होता, लेकिन अपने नॉर्मली फोरज बोलते हैं। फिर टाइटल्स, उसमें अपने लास्ट में जी लगाते हैं, भले इंग्लिश में बात करेंगे। तो यहाँ पे प्लीज कॉल अ टैक्सी फॉर गुप्ता जी। फिर यूज ऑफ प्रीफिक्सेस, आगे अपने श्री लगा देते हैं, श्री रविशंकर और श्रीमती दास गुप्ता। फिर कई बार है ना अपने श्री और श्रीमती जैसा ही साहिब साहब या तो बेगम लगाते हैं। वेलकम टू इंडिया स्मिथ साहब, बेगम साहब वुड लाइक सम टी, उसमें बेगम को इन्हें अपने इंग्लिश में इंक्लूड कर दिया है। और मिस्टर और मिसिस अपने किस लिए यूज करते हैं, मिस्टर को हस्बैंड के लिए और मिसिस वाइफ के लिए। माई मिसिस इज नॉट वेल, यानी मेरी वाइफ की तबीयत खराब है, ऐसा बोलने के लिए माई मिसिस इज नॉट वेल। यहाँ पे ऐसे ही कुछ वर्ड जो इंडियन थे वो ब्रिटिश डिक्शनरी में ऐड हुए, जैसे जंगल, बंगलो, पंच, शॉल एंड वरंडा, मैं आगे बता चुका तुमको। और द वर्ड एयर डैश इज यूज टू डिनोट वर्ड हु इज इन अ हरी, और बदमाश यूज किया जाता है हुलीगन के लिए। ये जो वर्ड है ना वो इंग्लिश में भी ऐड हो गए। माई मैनेजर इज फ्रॉम दिल्ली ओनली, लास्ट में ओनली इसलिए लिखा जाता है, सुपरफ्लुअस यानी जरूरत नहीं है फिर भी यूज किया जाता है, उसको सुपरफ्लुअस बोलते हैं। तो यहाँ ओनली की जरूरत नहीं है। फिर कजिन ब्रदर कजिन सिस्टर बोलते हैं, बोलना चाहिए खाली कजिन, लेकिन हम कजिन ब्रदर और कजिन सिस्टर यूज करते हैं। फिर अगर कोई चीज ज्यादा एक्साइटिंग ना हो तो इसको क्या बोलेंगे, टाइम पास। और ये देखो वोकेबुलरी, ये दोनों जो बताए ना वो भी एमसीक्यू के लिए टिक करो। इसमें आपको क्या आएगा, लिफ्ट और एलिवेटर आएगा। फिर फ्लैट, अपार्टमेंट, केमिस्ट, ड्रग स्टोर। और मेल, पहले देखो, पहला, फिफ्थ, 7 और 8। अब देखो कितने सारे दूसरे वर्ड्स है। अपने पावर कोड को एडेप्टर बोलते हैं। एनी डाउट्स, तो एनी क्वेश्चंस को अपने एनी डाउट्स बोलते हैं। अरेंज मैरिज, ये वहां तो वर्ड नहीं है, वहां मैरिज है, पर अपने यहाँ दो कैटेगरी के मैरिज होते हैं, एक अरेंज और दूसरे भागने वाले। फिर बंद, अब ये देखो बंद यानी क्या, अपने जिसको बंद बोलते हैं वो स्ट्राइक या तो प्रोटेस्ट होता है। बैच यानी पार्टिसिपेंट्स जो क्लास में जाते हैं, वो बायोडेटा ये आएगा। सेंट पर्सन, उसके बाद में कवर, देसी, डू द नीडफुल अपने बोलते हैं। पास आउट यानी ग्रेजुएट। एक्सपायर्ड अपने किसको बोलते हैं, जब पास
अवे या तो डाइड मर जाता है तो, एंड व्हाट इज योर गुड नेम, तो व्हाट इज योर नेम के लिए बोला जाता है। अब ये मल्टी कल्चरल वर्ल्ड के अंदर कम्युनिकेट कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन आपको है ना 15 मार्क्स से एग्जाम के लिए भी इंपोर्टेंट है यार। इसमें ने मेंटेन एटिकेट या तो नेटिकेट, बोलने के टाइम पे एटिकेट किस तरह से बोला जाता है, और नेटिकेट्स कब, जब अपने ईमेल लिखते हैं तब, या तो जब अपने ऑनलाइन बातें करते हैं तब। फिर अवॉइड स्लैंग, कोई भी ऐसा वर्ड नहीं यूज करना चाहिए जो सामने वाले को गलत लगे। फिर स्पीक स्लोली, बहुत फास्ट नहीं बोलना चाहिए। एंड प्रैक्टिस एक्टिव लिसनिंग, सुनने के टाइम पे सामने वाले की बात को बराबर ध्यान से सुनना चाहिए। टेक टर्न्स एंड गिव टर्न्स, अपनी बारी भी आनी चाहिए बोलने में और सामने वाले को भी मौका देना चाहिए बोलने के लिए। अब ये आता है ऑडियंस एनालिसिस। देखो ऑडियंस एनालिसिस क्यों जरूरी है, जब सामने वाला जब सामने वाला तुम्हारी बात को सुन रहा है या तुम उससे कोई सवाल करो उसका जवाब देगा, तब तब ये जो है ने अपने ऑडियंस एनालिसिस करना जरूरी है, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि सामने वाले की एज क्या है। देखो ये आपको दिया गया है 4th लाइन के अंदर, एनालिसिस उसकी एज की, एक्सपीरियंस नॉलेज, डोमेन एक्सपर्टीज, डोमेन यानी वो किस में ज्यादा कंट्रोल कर सकता है, फिर उसके बाद में किस में एक्सपर्ट है, उसकी स्किल क्या है, उसको किन चीजों में इंटरेस्ट है, उसके लाइक्स एंड डिसलाइक्स क्या है, उसकी स्ट्रेंथ या तो वीकनेसेस क्या है। ये सब आपको जरूरी है उसको समझाना, उसको समझना, यानी मतलब ऑडियंस एनालिसिस हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे एक बहुत अच्छी एडवर्टाइजमेंट दी थी, ब्रेव एंड ब्यूटीफुल डाबर वाटिका ब्रांड जो है ना वो किसके लिए, हेयर केयर के लिए, लेकिन कैंसर पेशेंट के को डेडिकेट करने के लिए ये एडवर्टाइजमेंट बनाई गई, राइट, जिसमें कैंसर पेशेंट को ट्रीटमेंट के टाइम पे उनके सारे बाल झड़ जाते हैं, तो ये उनको डेडिकेट करने के लिए यहाँ पे लिखा गया था कि सम पीपल डू नॉट नीड हेयर टू लुक ब्यूटीफुल, राइट। तो ये इनसाइड एडवर्टाइजमेंट के एक मैसेज छिपा होता है, तो ये मैसेज सामने वाले के लिए, ऐसा ही नहीं है हमेशा कि हर बार है ना ऑब्सेशन होता है लोगों को कि बाल अच्छे होने चाहिए, उसका ऑब्सेशन होता है। तो यहाँ पे ये एडवर्टाइजमेंट उन लोगों के लिए थी ना कि जिनको कैंसर के कारण बाल को गंवाना पड़ता है। ना स्पोकन एंड ब्रोकन इंग्लिश का है ने एक आर्टिकल था जॉर्ज बर्नस शो का, वो आर्टिकल के बारे में अपने ये तो देखना नहीं है अपने को अभी, इसके लिए कुछ नहीं, क्योंकि ये इसके क्वेश्चन आंसर्स आएंगे आपको एंड सेम के अंदर। नाउ वी आर डूइंग द रिमेनिंग वर्क, जो कल का जो बाकी था ने उसको अपने कंप्लीट कर लेते हैं ग्रामर में। तो आज तुम्हारा फर्स्ट यूनिट जितना एग्जाम में आएगा ना वो सब कुछ मैंने कंप्लीट कराया ऐसा। अपने प्रपोजिशन तक कल किया था, फिर उसके बाद में कंजंक्शन से अपना बाकी है, कंजंक्शन से अपना बाकी है। कंजंक्शन में अपने दो तरह के सेंटेंस के अंदर कंजंक्शन को यूज करना पड़ता है। पहला है कंपाउंड सेंटेंस, पहला है कंपाउंड सेंटेंस के अंदर उसको यूज करना पड़ता है। कंपाउंड सेंटेंस में अपने फैन बॉयज यूज कर देते, फैन बॉयज में एफ का मतलब होता है फोर, ए यानी एन, एन का मतलब नोर, बी यानी बट, ओ यानी और, वाई यानी येट, एंड एस का मतलब होता है सो। तो ये तुम्हारे लिए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। आपको ये एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और कंजंक्शन की पहली लाइन में डेफिनेशन लिखी है कि वो लिंकिंग वर्ड्स है या तो फ्रेजेस है, जिसको अपने कनेक्टिव भी बोलते हैं। ये दो सिंपल सेंटेंस को ज्वाइन करेंगे और कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे। सबऑर्डिनेटिंग का मतलब जितने भी सबऑर्डिनेटिंग है ना वो सारे के सारे कंजंक्शन आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में लगते हैं, और कोरिलेटिव कंजंक्शन है बाकी दूसरे। तो देखिए अब इसमें सिर्फ आपको तो आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई करने से ज्यादा कुछ है नहीं। तो देखो इसमें आइदर यू कंप्लीट द वर्क और यू वॉन्ट बी अलाउड टू गो आउट टू प्ले, तो इसमें कंजंक्शन कौन सा दिख रहा है, आइदर और, ये आइदर और ये आपका कंजंक्शन है। द स्टूडेंट्स लव्ड
द प्रोग्राम एंड द फूड, तो यहाँ पे एंड कंजंक्शन है। फिर द मैनेजर कुडंट लीव अंटिल, अंटिल में याद रखो, अंटिल में UNTIL आता है, डबल एल नहीं आता, लेकिन टिल लिखेंगे ने तो TILL आता है। टिल और अंटिल दोनों ही एक दूसरे की प्लेस पे यूज कर सकते हैं और दोनों नेगेटिव है। अंटिल he submitted the report to the boss, as I was thirsty I drank a lot of water, तो as आएगा इसमें, रीजन बता रहा है ये। एशा लव्स टी बट गिप्पी लव्स हॉट चॉकलेट, तो यहाँ पे बट आएगा इसमें। नाइदर कशिश नोर कोमल वेंट टू द बर्थडे पार्टी, तो नाइदर नोर। आई लेफ्ट अर्ली सो दैट आई डोंट एंटर लेट इन द ऑफिस, तो इसमें क्या आएगा, सो दैट, या सो दैट, सो दैट कंजंक्शन है। इवन दो द नोवेल इज नाइस यामिनी डिडंट लाइक इट, तो इवन दो इसमें आंसर आएगा। सिंस it was raining heavily the match was postponed, तो यहाँ पे since आंसर आएगा। and you will pass the exam if you study well, तो यहाँ if आंसर है। अब यहाँ आपको ब्लैंक्स कंप्लीट करनी है, तो तारा is not as intelligent as her sister, the teacher did not scold the student but he was sorry though he was guilty, वो गिल्टी था फिर भी उसने डांटा नहीं, तो दो इसमें आएगा। कमलेश वेटेड फॉर हिज फ्रेंड एट द बस स्टॉप until the clock struck 6 PM, until यानी तब तक उसने वेट किया जब तक 6 नहीं बज गए। नो सुनर डिड, तो नो सुनर में हमेशा THAN देन आता है, THAN। यू डू योर वर्क यू कांट गो टू प्ले अनलेस, या तो until, दोनों चलेगा इसमें। अनलेस यू डू योर होमवर्क यू कांट गो टू प्ले। रिचा मस्ट वर्क डिलीजेंटली और शी विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट हर प्रोजेक्ट, अपोजिट है इसलिए दो में से एक ही हो सकता है। माई मदर डिड नॉट लीव मी बिफोर आई कंप्लीटेड माई चोर्स, आई मिस द ट्रेन बिकॉज, या तो एज आई वॉज लेट, डैश आई डोंट प्रीफर कंज्यूमिंग स्वीट आई रसगुल्लास, दो या तो इवन दो। द लीडर रोट अ लेटर एंड सेंट इट टू द मेंबर ऑफ द कम्युनिटी। अब लास्ट है देखो इंटरजेक्शंस, इंटरजेक्शंस यानी क्या, एक्सप्रेशन सब। इसमें पहले देखो इंटरजेक्शंस आर वर्ड्स, अंडरलाइन करो इसको। इंटरजेक्शंस आर वर्ड्स यूज्ड टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और सडन इमोशंस। अब मैं आपको है ना ऊपर जो लिखे हैं ना पहले एग्जाम्पल, उसके मीनिंग बता देता हूँ। इंटरजेक्शन के बिल्कुल नीचे पेज नंबर 35 पे लास्ट में अलास लिखा है। अलास ने कब, जब अपने सॉरी फील करते हो ने, जब बहुत दुखी हो ने, तब अलास यूज किया जाता है। फिर हुर्रा यानी एंजॉयमेंट के लिए, या तो अपने एक्साइटमेंट को एक्सप्रेस करने के लिए। फ्यू यानी ये भी किस लिए, डिप्रेशन शो करता है ये। और याइक्स यानी डिस्गस्टिंग फीलिंग, अपने किसी चीज को देखने के बाद में अपने जैसे लगता है ना वॉमिटिंग जैसी फील, तो इसके लिए याइक्स। अब आगे देखो इंटरजेक्शंस दूसरे लिखे, उसमें कॉन्ग्रेचुलेशन यानी टू कन्वे कॉम्प्लीमेंट। फिर ब्राव यानी टू अपलोड यानी किसी को शाबाशी देना। वाव यानी वंडरफुल कोई चीज सामने है। हुर्रा यानी डिलाइट यानी एक्सप्रेस करेंगे अपने, एक्सप्रेस ये करेंगे कि कितना खुश है हम। फिर है यानी किसी को सरप्राइज करने के लिए। आउच आता है पेन के लिए। एंड अलास टू कन्वे सोरो। तो अब ये आपके एक्टिविटीज लास्ट में देखो। हे डोंट गो देयर एल्स यू विल फॉल डाउन, इसमें HEY है आएगा।
इसमें से एक ब्लैंक आएगी और इसमें से एक, यानी एमसीक्यू की तरह से। अभी आई चॉप्ड माई फिंगर विद अ नाइफ, आउच, यू डिड अ ग्रेट जॉब। इसमें कॉन्ग्रेचुलेशंस भी चलेगा। व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज, वाओ। इसमें हुर्रा। फिर ओह नो, हिज फादर इज वेरी क्रिटिकल। और लास्ट में ब्रावो। इसमें थर्ड में तुमने क्या लिखा है? ओके, अब ये सब एक्टिविटीज है, ये अपने नहीं करनी है। कल से अपने सेकंड यूनिट इसका स्टार्ट करेंगे। सेकंड यूनिट में टेक्स्ट ज्यादा है।